हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 21 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 122 टॉपिक हम प्रीवियस 20 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 के बारे में, देन बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के बारे में, जानेंगे लॉन्ग रेंज रेडियो क्या है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम एडियाटिक सी के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि ये अभी हाल ही में चर्चा में रही ये किस सेक्टर से संबंधित है। इसमें आपके सामने 4 सेक्टर दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो ये रिलेटेड है वह है टूरिज्म सेक्टर से। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा उसके बारे में देखते हैं। जो धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 है, रिलीज़ की गई 3 दिन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी टूरिज्म के अंतर्गत। इसमें सेंट्रल ने अनवील किया एम्बिशियस प्लान किसके लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए एट द नेशनल लेवल। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ कमिटमेंट किए गए, उसके बारे में देखते हैं। इसमें रिकवरी की जाएगी टूरिज्म की, कब तक, प्री पैंडेमिक लेवल जो कोविड से पहले का जो लेवल था उसको कब तक अचीव किया जाएगा, 2024 तक। और जो $250 बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा GDP में, कब तक, 2030 तक। और इंडिया वर्ल्ड लीडर होगा टूरिज्म में, कब तक, 2047 तक। इसके अलावा धर्मशाला डिक्लेरेशन में एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गोल भी रखा गया, जिसके अंतर्गत $1 ट्रिलियन अचीव करेगा टूरिस्ट सेक्टर, कब तक, 2047 तक, जब कंट्री अपने आज़ादी के 100वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा होगा। इसमें टूरिज्म क्लब की बात की गई। इसमें यूनियन टूरिस्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यों से कहा कि भाई युद्ध स्तर पर काम करें, किसके लिए, टूरिज्म क्लब को स्थापित करने के लिए। और इसमें जो प्रपोजल दिया गया क्या किया गया कि युवा टूरिज्म क्लब स्थापित किए जाएं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल लेवल पर। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इन द स्पेशल केसेस के लिए, किसको यूटिलाइज़ करते हुए, PM जो गति शक्ति इनिशिएटिव है उसको यूटिलाइज़ करते हुए। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है भारत में, इसके बारे में देखते हैं। जो टूरिज्म सेक्टर है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है। जो टूरिज्म है एक इंटीग्रल प्लेयर है, जो हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, कितना, 12.75% एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वे डायरेक्ट रूप में हो चाहे वे इनडायरेक्ट रूप में हो। जो टूरिज्म है ये इनकरेज करता है अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, जैसे कि होटल्स का, रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एविएशन हो सकता है, हवाई जहाज, रोड्स, शिपिंग्स और रेलवेज़ को। इसके अलावा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी इन्हेंस करने का काम करता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि इंडिया के पास क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में, उसमें इंडिया के पास 200 बीचेस हैं, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंतर्गत, और 668 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि टूरिज्म एक्टिविटी के लिए एक बेहतर अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 2021 में 54 थी। इसके अलावा 2028 की अगर हम बात करें तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जो अनुमान है वो अनुमान है कि ये भारत $50.9 बिलियन अर्न करेगा टूरिज्म सेक्टर से, जो कि अभी कितना करता है, $28.9 बिलियन। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें तो 2029 तक ये 53 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कराएगा, जो कि अभी 2018 के आंकड़े के अनुसार 43 मिलियन जॉब्स ये प्रोवाइड करा रहा है। 2030 तक इंडिया जो टॉप 5 बिजनेस ट्रैवल मार्केट्स हैं उनमें भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा और भी कई डोमेन हैं जिसमें और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है इंडिया अपने आप को इन द टूरिज्म सेक्टर, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट में, रिलीजियस जो टूरिज्म है जिसमें अपने कृष्णा सर्किट, रामा सर्किट, बुद्धा सर्किट तैयार किए जा रहे हैं, और इसके अलावा अदर कोई भी एरिया हो सकते हैं जिसमें वह टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं हम क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है स्वदेश दर्शन स्कीम।
ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वह होती हैं जिसमें से 100% जो फंडिंग होती है वह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसका जो एम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना, जो कि थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट, जैसे कि जो कृष्णा से संबंधित जो भी प्लेसेस हैं, वृंदावन, मथुरा, उनको एक इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में डेवलप करना। इसी प्रकार से बुद्धा से संबंधित जो उनके निर्माण और परिनिर्माण से संबंधित जो प्लेसेस हैं उनको एक इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा एक स्कीम और है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेड ड्राइव, जिसको हम प्रसाद स्कीम के रूप में जानते हैं। ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो तीर्थ यात्रा संबंधित जो टूरिज्म है, रिलीजियस जो टूरिज्म है, उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत ये अनाउंस किया गया था 2015 में, जब 140th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे। ये 31 अक्टूबर को बनाई जाती है और इस दिन को भारत ने नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी घोषित किया है। 2015 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत को। ये इन्हेंस करेगा स्टेट्स के बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए, जिससे वे उनमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाया जा सके। क्योंकि हर एक जो स्टेट है हमारा विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है कि उसका हर एक स्टेट का अपना एक रिच कल्चर है, उसके अपने कस्टम्स हैं, उसकी अपनी परंपराएं हैं, जो कि एक दूसरे स्टेट को ज़रूरी है कि उसके लोग उन दूसरे स्टेट के कल्चर को भी जाने, उनके ट्रेडिशन को भी पहचाने। तो इसके लिए इसमें दो स्टेट को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाता है और इसमें एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जो कि पीपल को इनेबल करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भारत कितना डाइवर्स एक देश है। इसके अलावा एक देखो अपना देश इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अंतर्गत कई सारे वेबिनार, क्विज और कई सारे डिस्कशन इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं कि सिटीजन्स को कि वे ट्रैवल करें विथ इन द कंट्री। इसके अलावा एक एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट भी है, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। ये एक मिला जुला प्रयास है कई मिनिस्ट्री का, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, साथ ही साथ स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। ये कोशिश करता है कि डेवलपमेंट किया जाए, मेंटेनेंस किसके लिए, आपकी जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए वह सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए जो कि एक टूरिस्ट प्लेस पे होनी चाहिए। इसके अलावा एक डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट है 2020। इसमें ये एक एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा ये एक एनुअल इवेंट आयोजित किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जो इवेंट हर वर्ष आयोजित किया जाता है ये हाईलाइट करता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या पोटेंशियल हैं टूरिज्म से संबंधित, जैसे कि इको टूरिज्म, कल्चर और हेरिटेज, और जो बिजनेस वहाँ पे टूरिस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत भी टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। गति शक्ति जो मास्टर प्लान है वो एक हमारे इंडिया के अंतर्गत जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके एक हॉलिस्टिक, एक उनके संपूर्ण विकास को प्रमोट करता है। इसके अंतर्गत ये इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे कि कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हमारे इंडिया के अंतर्गत चल रही हैं वेरियस मिनिस्ट्री में, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवे तैयार किए जा रहे हैं, ड्राई लैंड पोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, और उड़ान स्कीम चल रही है, उड़े देश का आम नागरिक। इस तरीके की जो स्कीम चल रही है इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है क्या, गति शक्ति मास्टर प्लान। और इसी प्लान के अंतर्गत इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, मींस इसके अंतर्गत क्लस्टर तैयार किए जाएंगे कि जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन्स, एंड इसके अंतर्गत जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके और इंडिया के जो बिजनेस है उसको ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। ये था हमारा क्वेश्चन धर्मशाला डिक्लेरेशन 2020 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन से संबंधित, जो कि 2016 में ये यूपीएससी में पूछा गया था। अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 अभी चर्चा में है, तो उससे संबंधित क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है जो एम करता है
कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको, साथ ही साथ जो वैल्यू एडिशन टेक्निक है उसको इंटीग्रेटेड मैनर में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के थ्रू उनको डेवलप किया जाए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पुअर, स्मॉल एंड जो मार्जिनल जो सीमांत किसान हैं वो इसके अंतर्गत एक लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि इनकरेज किया जाए फार्मर्स को जो कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं उससे शिफ्ट करके मिलेट कल्टीवेशन के लिए। उनको इस तरीके से कुछ फ्री किट्स और क्रिटिकल इनपुट्स भी इसके अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस तरीके का ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये इनिशिएटिव है जो एम करता है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको विकास किया जाए, साथ ही साथ जो वैल्यू एडिशन टेक्निक को इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से समेकित रूप में इसका विकास किया जाए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो पुअर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं एंड ट्राइबल जो फार्मर हैं इसके लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये शिफ्ट करने के लिए कि कॉमर्शियल क्रॉप से इनको शिफ्ट किया जाए मिलेट कल्टीवेशन को, उसमें गवर्नमेंट कुछ उनको फ्री किट्स और क्रिटिकल इनपुट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इस तरीके की इसमें इनिशिएटिव में किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड टू ओनली, मीन्स सी। इसके अलावा इसके बारे में देख लेते हैं जो इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू किसके द्वारा, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन के द्वारा जो स्कीम है ये एम करती है कि प्रोडक्शन इम्प्रूव किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, किस में, एक समेकित रूप में इंटीग्रेटेड मैनर में, जो कि इम्पैक्ट करेगा किस पे, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट कंट्री में बढ़ सके। इसके अलावा इसमें वैल्यू एडिशन टेक्निक्स भी अपनाई जाएंगी जिससे कि कंज्यूमर डिमांड की तरफ से जो मिलेट का जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सके। जो पुअर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और जो ट्राइबल फार्मर हैं वो इस स्कीम के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा भी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो प्री लॉन्च इनिशिएटिव है जिसमें बात की गई है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए, इसके लिए अब अवेयरनेस फैला रहा है, साथ ही साथ लोगों को पार्टिसिपेट करने की इसमें प्रयास किया जा रहा है। किसके लिए, जो हमारी जो गोल्डन ग्रेन्स थी जो एंशिएंट टाइम में जो कि एक बेहतर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती थी, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके अलावा इससे संबंधित कई मैनी इवेंट्स भी लॉन्च किए गए जैसे कि इंडियाज़ वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, माइटी मिलेट्स क्विज, लोगो एंड स्लोगन कॉन्टेस्ट, इस पर कई सारे इवेंट्स इसमें आयोजित किए गए। साथ ही साथ यूएन में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाने के लिए इंडिया ने ही प्रपोजल दिया था और उसको अप्रूव किया गया था किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर FAO ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इन 2018 में। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने डिक्लेयर कर दिया 2023 को कैसे, एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। इसके अलावा ये एडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इंडिया ने इसको लीड किया था, जिसको बैक किया था लगभग 70 देशों ने। इसके अलावा हम इसके बारे में देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जो मिलेट से संबंधित अवेयरनेस देश के अंतर्गत फैलाई जाए, साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन भी लोगों का बढ़ाया जाए फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा ये स्टेक होल्डर्स हैं जो भी हमारे फार्मर्स हैं या अदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसके सस्टेनेबल, उसके सतत प्रोडक्शन के बारे में बताया जा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ मिलेट्स के बारे में बताया जा सके। साथ ही साथ ये फोकस करेगा इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया जा सके कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो इसके अंतर्गत, जिससे कि मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो मिलेट्स होते क्या हैं। जो मिलेट्स एक मोटे अनाज के रूप में होते हैं जो कि एक स्मॉल जो सीडेड एनुअल ग्रास होती हैं जो कि उगाई जा सकती हैं किस पर, ड्राई एरियाज, टेम्परेट रीजन पर, सब ट्रॉपिकल रीजन्स पर और ट्रॉपिकल रीजन्स पर। इसके अलावा इसमें जो कॉमन जो मिलेट्स हैं जो मोटे अनाज हैं अवेलेबल हैं इन इंडिया में जैसे कि रागी, ज्वार, समा, बाजरा एंड बेरिका। और यदि हम बात करें कि इनके जो अर्ली एविडेंस जो हमारे इतिहास में मिलते हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में इसको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले मोटे अनाज को ही घरेलू कृषि के रूप में उगाया गया था। इसके अलावा जो ये है 131 कंट्री में उगाए जाते हैं। साथ ही साथ ट्रेडिशनल पारंपरिक जो ये
भोजन हैं किसके 60 करोड़ पीपल के इन एशिया और अफ्रीका में। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड। ये 20% जो है जो वैश्विक जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ अगर हम एशिया के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 80% तक ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके मिलेट्स के, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कितना 55% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन को। अब और कई सारे ईयर से अगर देखा जाए तो इंडिया इसमें मेजर प्रोड्यूसर बना हुआ है मोटे अनाज के लिए। हालांकि अभी पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में भी इस तरीके का जो प्रोडक्शन है मिलेट प्रोडक्शन वह बढ़ा है। इसके बारे में हम सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लें कि मिलेट्स के प्रोडक्शन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। जो ये मिलेट्स होते हैं इसमें जो इनका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की बात करें तो ये काफ़ी लो होता है। इनका जो न्यूट्रिशन जो क्वांटिटी होती है न्यूट्रिशन वो काफ़ी इनरिच होते हैं। इसमें सभी तरीके के प्रोटीन, विटामिन्स, जो मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम इससे मिल जाते हैं, जिससे कि वे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ये जो लाइफस्टाइल से संबंधित जो भी आजकल जो डिसीज़ चल रही हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, आपकी ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो गया, तो इन तरीके की जो लाइफस्टाइल से संबंधित जो डिसीज़ हैं उसको टैकल करने में ये काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा ये ग्लूटीन फ्री होते हैं, इनमें ग्लूटीन नहीं होता, ग्लूटीन फ्री होते हैं। साथ ही इनका एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये मिलेट्स का काफ़ी लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ये रैंकिंग है एक तरीके की कि जो खाने में है कितना कार्बोहाइड्रेट लेवल है और जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को किस हद तक इफ़ेक्ट करेगा। तो एक तरीके की ये रैंकिंग है कि खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट लेवल है जो कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो ये एक तरीके से इसमें जो मिलेट्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक लेवल काफ़ी कम होता है। इसके अलावा ये एक सुपर क्रॉप के रूप में जानी जाती हैं, सुपर क्रॉप के रूप में, क्योंकि ये किसी भी तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में ये चाहे टेम्परेट हो, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, सभी क्लाइमेट में ये ग्रो हो सकती हैं। ये क्लाइमेट के प्रति एक रेजिलिएंट बिहेवियर दर्शाती हैं और ये पुअर सॉइल कंडीशन में भी ये ग्रो हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें कम आउटपुट दिए जाने पर भी ये अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। कम पानी की क्वांटिटी ये यूज करती हैं। साथ ही साथ इनका जो कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात कर लें, कार्बन फुटप्रिंट, तो ये भी इसका काफ़ी कम होता है। अगर हम इसको अगर कंपेयर करें राइस की खेती से तो इसमें जो वाटर लगता है वह 3 टाइम्स कम लगता है किससे, चावल की खेती में। इसके अलावा कार्बन जो फुटप्रिंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब इसको हम ग्रो करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ करता है, तो वह उसका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो यदि हम उसको मिलेट के केस में देखें तो उसका कार्बन फुटप्रिंट लो होता है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 से संबंधित क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग रेंज रेडियो के बारे में है, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है NIC, उसने ये डेवलप किया गया है क्या न्यू लो कॉस्ट जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो कि बैंकिंग को रिमोट एरियाज़ में पहुंचाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लॉन्ग रेंज जो रेडियो टेक्नोलॉजी है एक वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक है इन द फिजिकल लेयर जो कि अलाउ करती है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को यूजिंग किस टेक्नोलॉजी का यूज करती है, क्रिप्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम को। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो बात की गई है कि इसे NIC के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको NIC के द्वारा डेवलप ना करते हुए ये किया गया है डेवलप बाय द IDRBT मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। IDRBT के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये टेक्नोलॉजी है वायरलेस मॉड्यूलेशन जो कि फिजिकल लेयर जो अलाउ करती है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, क्रिप्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि इंस्टीट्यूट है अंडर द RBI,
ये डेवलप किया है न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क को फॉर बैंकिंग को किस एरिया में, रिमोट एरियाज़ में ले जाने के लिए। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है ये एक वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इन द फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो ये अलाउ करता है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को। किसको यूज करता है ये, क्रिप स्प्रेड स्पेक्ट्रम को। जो लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है यूज होती है डेडिकेटेड रेडियोज़ में, जो कि प्रेजेंट के जो एंड यूजर डिवाइसेस हैं उसमें ये यूज नहीं किया जाता है। एक डेडिकेटेड रेडियोस, इसके अंतर्गत एक डेडिकेटेड रेडियोस यूज किए जाते हैं जो कि जो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते एंड यूजर डिवाइसेस में, जो कि किसी तरीके के इंटरफेरेंस को रोकने में मदद करते हैं। जो बैंक्स हैं इसके अंतर्गत बैंक यूज कर सकते हैं उनका खुद का जो डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क है इंस्टेड ऑफ दूसरे थर्ड पार्टी नेटवर्क को यूज किए बिना। जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी है IDRBT, ये वर्ल्ड में फर्स्ट है जिसने इस तरीके का नेटवर्क डेवलप किया है। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ये एक पॉसिबल होगा फॉर पीपल इन रिमोटली जो हिल एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, विदाउट कोई सैटेलाइट सिग्नल्स के एक्सेस कर सकेंगे वह बैंकिंग सर्विसेज को। साथ ही साथ इसमें लोअर थ्रेट रहेगा किसके लिए, साइबर हैकिंग के लिए। और साथ ही साथ ये चीपर है। जो कॉस्ट ऑफ द जो लॉन्ग रेंजिंग रेडियो है उसका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है वह काफ़ी कम है, 20% चीपर है किससे, जो अल्टरनेटिव जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उससे। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो क्रिप स्प्रेड जो स्पेक्ट्रम है जिस पर लॉन्ग रेंज रेडियो काम करता है उसके बारे में। यह एक लॉन्ग रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ये सहायता करती है किसके लिए, डिटेक्ट एंड ट्रैक के लिए कि पीपल की लोकेशन क्या है, उनके एसेट्स के बारे में, साथ ही साथ उनकी डिवाइसेस के बारे में, चाहे वह आउटडोर्स में हो चाहे वह इंडोर्स में हो। साथ ही साथ ये लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। ये था क्वेश्चन हमारा लॉन्ग रेंज रेडियो से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आज हम एड्रियाटिक सी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एड्रियाटिक सी है वह एक सेमी क्लोज सी है जो सेपरेट करता है जो इटालियन पेनिसुला है उसको बाल्कन पेनिसुला से। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एड्रियाटिक सी है एक नॉर्थन मोस्ट आर्म है किसका, मेडिटेरियन सी का, जो कि एक्सटेंड करता है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से नॉर्थ वेस्ट टू द पो वैली तक। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एड्रियाटिक सी है उसकी सैलिनिटी हायर है किससे, मेडिटेरियन सी से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये सेपरेट करता है इटालियन पेनिसुला को बाल्कन पेनिसुला से, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि नॉर्थन मोस्ट आर्म है किसका, मेडिटेरियन सी का, जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से नॉर्थ वेस्ट में और किस पर, पो वैली तक। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। लेकिन इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट की बात की गई है कि इसकी जो सैलिनिटी हायर है मेडिटेरियन से सी से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है लोअर है किससे, मेडिटेरियन सी से। क्योंकि यहाँ पर कई सारी फ्रेश वाटर रिवर हैं वो यहाँ पर एड्रियाटिक सी में आकर मिलती हैं, तो इसके कारण से इसकी सैलिनिटी कम है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा C1 and 2 ओनली। इसके बारे में देख लेते हैं। जो एड्रियाटिक सी है एक सेमी इनक्लोज सी है जो सेपरेट करता है इटालियन पेनिसुला को किससे, बाल्कन पेनिसुला से। जो एड्रियाटिक सी है इसका जो नॉर्थन मोस्ट आर्म है किसकी, मेडिटेरियन सी की, जो एक्सटेंड करती है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से नॉर्थ वेस्ट में पो वैली तक। जो साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो जो एड्रियाटिक सी है कनेक्ट करता है किससे, आयोनियन सी से विद द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो किससे। इसके अलावा जो कंट्रीज़ की जो बाउंड्री शेयर करती हैं वह है अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड क्रोशिया, स्लोवानिया एंड इटली। इसके अलावा एक ओट्रांटो सील है इसमें जो कि एक अंडर वाटर रिज है जो कि लोकेट करती है किसके बीच में, बॉर्डर है बिटवीन द जो एड्रियाटिक और जो आयोनियन सी है उसके बीच में ये ओट्रांटो सील आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो एड्रियाटिक सी है उसकी सैलिनिटी लोअर है किससे, मेडिटेरियन सी से, क्योंकि एड्रियाटिक जो फ्रेश वाटर जो थर्ड ऑफ द कलेक्ट करता है क्या, फ्रेश वाटर, जो कि विभिन्न जो रिवर्स हैं उसमें से इसको फ्रेश वाटर मिलता है। इसमें कई सारी रिवर्स हैं जो डिस्चार्ज होती हैं एड्रियाटिक सी में, जैसे कि सोका, क्रका, पो, नेरेटबा, बोजाना, ड्रिन और जोस।
इसके अलावा जो एड्रियाटिक सी की अगर इकोनॉमी की बात करें तो फिशेस और जो टूरिज्म है वह सिग्निफिकेंट सोर्स है किसका, इनकम किसके लिए, एड्रियाटिक कोस्ट पे जो कंट्रीज़ लगती हैं उनके लिए। इसके बाद इसके मैप के बारे में देख लेते हैं। तो ये सेपरेट करता है बाल्कन पेनिसुला को इटालियन पेनिसुला से। इसके अलावा जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ओरंटो है जिसको आयोनियन सी से कनेक्ट करती है, इसका जो एक्सटेंशन है वो स्ट्रेट ऑफ ओरंटो से लेकर यहाँ पर पो वैली है वहाँ तक है। और ये जो नॉर्थन मोस्ट आर्म है किसकी, जो मेडिटेरियन सी है उसका जो नॉर्थन मोस्ट आर्म है एड्रियाटिक सी, और इसकी जो सैलिनिटी है वह मेडिटेरियन सी से काफ़ी कम है। और अगर इसके हम बॉर्डर कंट्री के बारे में बात करें तो ये अल्बानिया, ये मॉन्टीनीग्रो एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये क्रोशिया एंड ये स्लोवानिया एंड ये इटली इसकी बॉर्डरिंग कंट्री हैं। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो इससे हम एक ICS MBA ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जिसमें आपका I से इटली हो जाएगा, C से क्रोशिया हो जाएगा, S से स्लोवानिया हो जाएगा, M से मॉन्टेनिग्रो हो जाएगा, B से बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो जाएगा और A से आपका अल्बानिया इसमें हो जाएगा। तो इसको ICS MBA की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये बाल्कन पेनिसुला है जिसमें ये 11 कंट्री हैं जो कि बाल्कन कंट्री के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें आपकी बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेग्रो एंड अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया एंड ये स्लोवानिया। इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की भी इसके बाल्कन पेनिसुला में आता है, ये बाल्कन कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा एड्रियाटिक सी पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। जो इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है जो AIBD है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। किसके अंडर में, ये यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के अंडर में ये स्थापित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका सेक्रेटरीट है वह बीजिंग में स्थित है। और थर्ड में कहा गया है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है ये 26 कंट्रीज़ को इसमें शामिल करता है एशिया पैसिफिक रीजन्स के, साथ ही साथ इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इस्टेब्लिश किया गया था इन 1977 में इन द एजेस ऑफ यूनेस्को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में इसमें बात की गई है कि इसका जो बीजिंग में इसका सेक्रेटरीट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसका जो सेक्रेटरीट है वह कुआलालंपुर में है, कुआलालंपुर में है जो कि आपका मलेशिया में स्थित है। एंड जो थर्ड में जो बात की गई है कि इसकी ब्रॉडकास्टर की 26 कंट्रीज़ के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन्स की कंट्री शामिल हैं लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जबकि इंडिया इसका मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो इंडिया की इसमें प्रेसिडेंसी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है किसके अंतर्गत, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत फॉर 1 और साल के लिए। और जो यूनियनिस्टली इसको डिसाइड किया गया AIBD मेंबर के कंट्री के द्वारा कि जो अभी 2 दिन की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई किसमें, न्यू दिल्ली में, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया को प्रेसिडेंसी 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देख लेते हैं कि ये कब स्थापित हुआ। तो जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1977 में। किसके एजेस में, यूनेस्को के एजेस में। और ये एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस करती है कंट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इसका जो सेक्रेटरीट है वह कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो AIBD अचीव करना चाहता है इन एशिया पैसिफिक रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके एनवायरनमेंट को, कि वह एक वाइब्रेंट और एक कोहेसिव तरीके से काम करें। अगर हम इसके फाउंडिंग मेंबर की अगर बात कर लें तो इसके फाउंडिंग मेंबर में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ये इसकी फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मेंबर हैं ये नॉन वोटिंग मेंबर हैं इन द जनरल कॉन्फ्रेंस, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है।
इसके अलावा इनके मेंबर्स की बात करें तो जो ब्रॉडकास्टर्स का जो 26 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में आती हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके अलावा अभी जो रिसेंट में 47 AIBD के जो एनुअल जो गैदरिंग हुई वह कहाँ पर आयोजित की गई, ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। ये 20th अगर बात की जाए तो 20th AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस थी, जबकि ये जो 47 AIBD एनुअल गैदरिंग थी। इस मीटिंग में फोकस किया गया कि बिल्डिंग किया जाएगा स्ट्रॉन्गर फ्यूचर फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन द पोस्ट पेंडेमिक जो एरा है उसके अंतर्गत बिल्ड किया जाएगा एक ब्रॉडकास्टिंग का एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। इसके अलावा इसमें 5 ईयर प्लान जो कि कोऑपरेटिव एक्टिविटी से तैयार किया गया एक्सचेंज प्रोग्राम था वो इसको फाइनलाइज्ड किया गया। साथ ही सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी, इस मेंबर जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्हें प्लेस किया कि वह एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, सस्टेनेबल ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसके मेंबर कंट्री देखें तो इसमें 26 फुल मेंबर्स हैं इसके अंतर्गत, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। साथ ही इसमें चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये भी कई सारे 26 मेंबर इसमें शामिल हैं। ये था हमारा सितंबर मंथ का 21 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।